मौसम की खराबी के कारण महामहिम उपराष्ट्रपति जी 1.5 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट बैठने के बावजूद जम्मू नहीं आ सके। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे दूरभाष पर यह सूचना दी और इसके लिए खेद व्यक्त किया और ये बात आप तक पहुंचाने के लिए भी कहा कि मौसम ठीक होने के बाद मैं जम्मू कृषि विश्वविद्यालय में जरूर आऊंगा, बच्चों से फैकल्टी मेंबर से मिलूंगा। अच्छा होता इस दीक्षांत समारोह में उनका आशीर्वचन और मार्गदर्शन मिलता, लेकिन प्रकृति के आगे अभी विज्ञान इतनी प्रगति नहीं कर सका है कि प्रकृति को रोक सके। मैं आप सबको सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आज के दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स एवं पेरेंट्स को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से बेटियों को बधाई देना चाहता हूं। एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभिन्न विषयों में 590 स्टूडेंट्स ने डिग्री प्राप्त की है। इसमें से 59% हमारी बच्चियां हैं। कुल 11 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए हैं, जिसमें 10 बच्चियां हैं और इसीलिए जब एक बच्चा आया तो पूरे सभागार में ताली बहुत जोर से बज रही थी। अपने टैलेंट, इंटेलेक्ट तथा स्किल से हमारी बच्चियों ने साबित किया है कि वह सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की ही प्रतीक नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई। हमारी बच्चियां इनोवेशन इकोसिस्टम का कोर हैं और उसकी प्रमुख ताकत बन गई हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है और राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर विमेन साइंटिस्ट और टेक एंटरप्रेन्योर की उपस्थिति बढ़ाने की जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी, आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कृषि विश्वविद्यालय ने उस दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। हजारों साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत के बाद से महिलाओं ने इस क्षेत्र में गुमनाम नायकों के रूप में कड़ी मेहनत की है। अब एग्रीकल्चरल साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी उपलब्धियां समाज को नई आशा और विश्वास प्रदान कर रही हैं। वही सेक्टर की पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की शुरुआत आने वाले दिनों में करेंगी। आज इसका एहसास सभागार में उपस्थित सभी लोगों को हो गया है। आज दीक्षांत समारोह के पश्चात बहुत से स्टूडेंट्स को जीवन में आगे की यात्रा के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध होंगे। बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन की अपनी यात्रा जारी रखेंगे तथा बहुत से बच्चे प्रोफेशनल जीवन की भी शुरुआत करेंगे। इन दोनों रास्तों को चुनने वाले स्टूडेंट्स को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे उपनिषद में ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें कही गई हैं और उसमें जो पहला निर्देश है, सत्यम वद धर्मम चरः, सच बोलो और अपने धर्म का पालन करो। विद्यार्थियों के लिए जो दूसरा निर्देश दिया गया है, यन्यानवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, केवल वही कार्य करें जो शास्त्र और समाज के अनुरूप हो। और ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को आखिरी मंत्र देते हुए उनके गुरुजन टीचर्स बड़ी सहजता, बड़ी सरलता से विदा करते हुए कहते हैं कि संकल्पबद्ध होकर अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मगर हां, इस यात्रा में अगर कोई श्रेष्ठ टीचर मिले तो उनका आदर करना, उन्हें आसन पर बिठाकर प्रणाम करना। और इसलिए कहा गया, एसह आदेशः एसह उपदेशः। गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं कि यही अंतिम आदेश है, यही शिक्षा है और इसी के अनुसार आगे बढ़ना है। हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्री एवं मेडल प्रदान करने का आयोजन नहीं होता है। यह वह अवसर है
जो शिक्षा के निचोड़, उसके मूल मंत्रों को जीवन में अपनाकर नई यात्रा की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। प्राचीन काल में एक गुरुकुल में दीक्षांत समारोह का एक बार आयोजन हुआ था। जाने से पहले एक स्टूडेंट ने गुरु से विदा लेते हुए पूछा कि मैं जिस कर्म क्षेत्र के संसार में जा रहा हूं, वहां सबसे बड़ी वस्तु क्या है? गुरु ने कहा, आकाश। शिष्य ने पूछा कि और सबसे श्रेष्ठतम क्या है? गुरु ने कहा कि सबसे श्रेष्ठतम नैतिक आचरण है। शिष्य ने पूछा, और सबसे गतिवान क्या है? गुरु ने कहा कि सबसे गतिवान तुम्हारे विचार हैं। शिष्य ने फिर पूछा, सबसे कठिन क्या है? गुरु ने कहा कि सबसे कठिन आत्मज्ञान है। गुरु शिष्य के इस संवाद का भावार्थ है कि सब जान लेने के बावजूद, सारा ज्ञान प्राप्त कर लेने के बावजूद सबसे कठिन काम स्वयं को जानना है। और इसलिए आत्मज्ञान की पहली शर्त है कि जीवन पर्यंत मन में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए, सीखने की ललक और तड़प बनी रहनी चाहिए। इस अवसर पर मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान या गिफ्ट इंसान का जीवन है, और उसके पश्चात दूसरा सबसे बड़ा वरदान या गिफ्ट इंसान के मन की जिज्ञासा है। छोटे बच्चे के मन में अनेक सवाल होते हैं। आकाश नीला क्यों है? पेड़ की पत्तियां हरी क्यों हैं? कई बार उससे जवाब मिलता है और कई बार उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है। मैं मानता हूं कि समाज में सबसे पहली और सबसे बड़ी हिंसा जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को मारना है। और इसलिए आप सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट से मेरा आग्रह होगा कि अपने भीतर की क्यूरियोसिटी को जीवन भर बनाए रखिएगा, ताकि इस जीवन यात्रा में आत्मज्ञान के साथ साथ आप कुछ नया खोजें, नया निर्मित करें और उसे समाज और राष्ट्र के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित करें। संपूर्ण देश को आपसे विकसित भारत के निर्माण में बड़े योगदान की अपेक्षा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ज्ञान, आपका हुनर भारत के कृषि क्षेत्र को नए आयाम प्रदान करने में महत्वपूर्ण आधार साबित होगा। प्रिय स्टूडेंट्स, आप एक ऐसे दौर में प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले 9-10 वर्षों में अनेक रिफॉर्म्स से गुजरते हुए देश की इकोनॉमी का एक प्रमुख आधार बनने के लिए तैयार हुआ है। अब वह समय बीत गया जब किसान खेती के इनपुट, प्रोडक्टिविटी और बाजार के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था। अब बीज से बाजार तक की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। हमारा किसान सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती नहीं करे, बल्कि अपने परिवार के स्वर्णिम भविष्य और अस्थायी आमदनी के लिए पसीना बहाए, ऐसी व्यवस्था इस देश में की जा रही है। पिछले वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल मिलेट वर्ष घोषित करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के किसानों की वैश्विक बाजार में भी पहुंच सुनिश्चित की है। 2014 के पहले पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कुल बजट था वो 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का होता था। आज उसमें लगभग 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हो गई है और पिछले वित्तीय वर्ष में एग्रीकल्चर का बजट 1,25,000 करोड़ रुपए रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सशक्त बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में किसान भाइयों को देश भर में 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। एमएसपी पर दलहन में 7,350% तथा तिलहन में 1,500% की बढ़ोतरी हुई है। ई-नैम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मेगा फूड पार्क, स्टार्टअप, अनेक ऐसी पहल ने एग्रीकल्चर सेक्टर में नई क्रांति को जन्म दिया है और आप सभी स्टूडेंट्स ऐसे समय में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं जब यह सेक्टर इंडस्ट्री की तरह आपको नए अवसर उपलब्ध कराकर विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़े योगदान की अपेक्षा रखता है। फार्म मैकेनाइजेशन,
डिजिटल और इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक के द्वारा मॉडर्न तथा स्मार्ट खेती के लिए नई पहल लेने वाले देशों में भारत ने अपना अग्रणी स्थान आज बनाया है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन जैसी तकनीक के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नया रेवोल्यूशन लाने के लिए आज सभी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जैसे स्किल्ड युवा भारत को वर्ल्ड क्लास एग्री एवं फूड इंडस्ट्री के रूप में विकसित कर पाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है और लगभग 33,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में 43,318 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में नए एंटरप्रेन्योर्स और रोजगार के अवसरों में बड़ी संख्या में वृद्धि की जा सके। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कुल एग्री एक्सपोर्ट में प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट का शेयर पहले आज से 9-10 साल पहले 13% था, आज बढ़कर लगभग दुगुना हो गया है, 26% हो गया। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पिछले 9-10 वर्षों में $6 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। आप जैसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए इस सेक्टर में भी संभावनाओं के अनेक द्वार खुले हैं। सभी स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ होंगे कि जम्मू कश्मीर में भी तमाम संभावनाओं के बावजूद एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं हो सका था। पिछले 4 वर्षों में पूरी शिद्दत से कोशिश की गई। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी, सेरिकल्चर, फिशरीज में मौजूद संभावनाओं के माध्यम से जम्मू कश्मीर की 70% आबादी जो कृषि पर निर्भर है, उसका भविष्य सुरक्षित करने के साथ साथ इसे इंडस्ट्री का स्वरूप देकर आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जाए। नवंबर 2022 में इस उद्देश्य को अमली जामा पहनाने के लिए अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं डुल्लू साहब, वही उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर थे, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। उसके तहत 29 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए और उसमें लक्ष्य रखा गया कि एग्रीकल्चर आउटपुट को लगभग 68,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। 19,000 नए इंटरप्राइजेस की स्थापना करनी है। 3 लाख से ज्यादा युवाओं को सीधे एग्रो इंडस्ट्री से जोड़ना है। ब्लॉक स्तर पर युवा वाणी कार्यक्रम शुरू किया गया और नौजवान पीढ़ी को कृषि उद्यम से जोड़ने के प्रयास गंभीरता से किए जा रहे हैं। पिछले 3-3.5 साल में प्रशासन ने किसान भाइयों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के लिए पुख्ता व्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया है। जीआई टैगिंग के अलावा हर जिले की विशेष फसलों को ध्यान में रखते हुए उनके स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग की व्यवस्था करने की भी कोशिश हो रही है। पूरे किसानी तंत्र के मजबूत सपोर्ट सिस्टम के लिए सहकारी समितियों को एक सफल व्यावसायिक उद्यम के रूप में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे किसानों की ट्रेनिंग का मामला, हमारे एग्रीकल्चर और लैंड डिपार्टमेंट के अफसरों की ट्रेनिंग का मामला हो, दक्ष पोर्टल पर आपकी जानकारी में है कि कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए प्रशासन ने योजनाबद्ध ढंग से कार्यक्रम शुरू किया है और बहुत कम समय में, जैसा मुझे बताया गया है कि 180 के आसपास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर लिए गए हैं। आज जम्मू कश्मीर का किसान आमदनी के मामले में पूरे देश में 5वें नंबर पर है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की स्थिति को और मजबूत करने, किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने तथा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में आप सभी स्टूडेंट्स का तथा फैकल्टी मेंबर्स का सहयोग, इस कास्ट के टेक्निकल इंटरवेंशंस मैं समझता हूं भविष्य में मील के पत्थर साबित होंगे। मैं कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप दुनिया की टॉप 10 एग्री इकोनॉमी को देखेंगे तो उसमें भारत की रैंकिंग चीन, अमेरिका और ब्राजील के पश्चात 4थे नंबर पर है। टॉप 10 कंट्रीज में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर, एग्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर शामिल नहीं है। वह लगभग 1,70,00,000 1.7 करोड़ की आबादी वाला नीदरलैंड है, जो एग्री इनोवेशन, एग्री टेक्नोलॉजी तथा प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट में विश्व में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। आजकल विश्व के बड़े बड़े अखबारों, मैगजीन में
इस बात की चर्चा हो रही है कि साहब नीदरलैंड ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ करके एग्री इनोवेशन में वो अग्रणी बन गया है। आज विश्व की टॉप 20 बड़ी फूड कंपनियों में से 15 कंपनियां नीदरलैंड की हैं। पिछले कई वर्षों से यह सवाल मेरे मन में भी था। मैंने अनेक रिसर्च पेपर्स भी इसलिए पढ़े, जानने की कोशिश की कि कुल 22 लाख हेक्टेयर की खेती वाले छोटे से इस देश ने क्या इंटरवेंशन किए, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नीदरलैंड की सफलता उसके एग्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मुख्य भूमिका है तथा उसके लैब से शुरू होती है। फूड प्रोडक्शन में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशंस नीदरलैंड की वाइनिंग यूनिवर्सिटी ने किए हैं। हॉर्टिकल्चर, डेयरी सेक्टर में अपने रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा वह विश्व में अग्रणी बन गया है। नीदरलैंड का उदाहरण हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि जम्मू कश्मीर की दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एग्री टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन में नेतृत्व करना होगा आने वाले दिनों में, ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बना सकें और फूड प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर को देश के अग्रणी राज्यों में मॉडल यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित कर सकें। इसका नेतृत्व बच्चियों को ही करना होगा, ताकि भारत नीदरलैंड जैसी तकनीकी क्षमता के साथ दुनिया में अपना अलग मुकाम हासिल कर सके। वाइस चांसलर प्रोफेसर BN त्रिपाठी साहब ने अभी कई नए इनिशिएटिव्स की चर्चा की। इनोवेशन और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। मैं बधाई देता हूं वाइस चांसलर साहब को, उनकी पूरी टीम को तथा 68 एग्री स्टार्टअप्स अभी तक इंक्यूबेट किए जा चुके हैं। एक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट तथा IPR सेल स्थापित करने में भी इस यूनिवर्सिटी को सफलता मिली है। यहाँ विकसित की गई 100 टेक्नोलॉजी में से 3 का कमर्शियलाइजेशन भी हो चुका है और उन्हें प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को सौंपा जा चुका है। अनेक फसलों की नई वैरायटी के सीड विकसित किए गए हैं और एक मेगा सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना भी की गई है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डाइवर्सिफिकेशन, मिलेट फार्मिंग तथा डेयरी सेक्टर में भी यूनिवर्सिटी ने उल्लेखनीय इंटरवेंशंस किए हैं और मैं इसे अत्यंत ही सराहनीय सफलता मानता हूं। मैं इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखते हुए कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की यात्रा में यूनिवर्सिटी ने एक मजबूत नींव का निर्माण किया है। अब डॉक्टर त्रिपाठी से और फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट से मेरा अनुरोध होगा कि अब लक्ष्य हमें बड़े करने होंगे। अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर हमें फोकस करना होगा, जो हम दुनिया के अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पिछले वर्ष इस कास्ट कश्मीर को मैंने एक बात कही थी कि ये टुलिप गार्डन जो श्रीनगर का है, अब सनासर में भी एक बन गया है। मोटे तौर पर 600 करोड़ से ज्यादा का यह बिजनेस है और कश्मीर से उपयुक्त माहौल कहीं वातावरण नहीं हो सकता है टुलिप ग्रो करने का। उनको मैंने कहा कि इस पर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए कि क्या देश की जरूरत हम पहले पूरा कर सकते हैं, फिर क्या एक्सपोर्ट की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि जम्मू कृषि विश्वविद्यालय को भी कोई न कोई एक चीज इस हिसाब से ध्यान में रखनी होगी कि हम जम्मू कृषि विश्वविद्यालय क्या ऐसा बना सकता है जो देश की जरूरत भी हम पूरा कर सकें और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। जब तक हम अपना लक्ष्य बड़ा नहीं करते हैं, तब तक हमारी दृष्टि सीमित रहती है। मेरा अनुरोध होगा यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स ये संकल्प लें कि बदलते विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फूड प्रोसेसिंग में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए इस यूनिवर्सिटी को लीडिंग रिसर्च फैसिलिटी बनाएंगे और यह देश के टेक्नोलॉजी रिसोर्स का सबसे महत्वपूर्ण सेंटर होगा। मैं जानता हूं कि यह विश्वविद्यालय बाद में स्थापित हुआ, संसाधनों की कमी है, अभी मैं बात ही कर रहा था और मैं ये भरोसा देना चाहता हूं कि यहाँ संसाधनों की कमी न हो, इसका हर प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। यह संकल्प हमें मजबूत नींव पर एग्री और फूड इंडस्ट्री का शानदार भवन निर्मित करने में मदद कर सकता है।
आप सबको याद होगा 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण के द्वारा एक आह्वान किया था कि हमें गुलामी की मानसिकता से समाज को मुक्त करना है, हमें हीनता के भाव से भी समाज को मुक्त कराना है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि आप एक समृद्ध राष्ट्र के उत्तराधिकारी हैं। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और 2027 में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। 2047 में विकसित भारत का उदय हो, उस समय हमारे जैसे लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आप सभी अपने कैरियर के पीक पर होंगे। इसलिए नए संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ दिन पहले एक प्रसिद्ध लेखक हैं पीटर फ्रैंकोपेन, उनकी एक नई किताब आई द अर्थ ट्रांसफॉर्म्ड। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1750 में विश्व के कुल इंडस्ट्रियल आउटपुट में भारत का हिस्सा 25% था। मैं आपसे अतीत के उस तथ्य में जीवन जीने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी उस तथ्य से प्रेरणा लेकर सामूहिक संकल्प लीजिए कि उसी स्वर्णिम भारत का निर्माण हम सबको मिलकर के करना है। एक बड़ा छोटा सा किस्सा है। एक बार एक किसान रात में लालटेन लेकर घर से निकला, उसे सामने की पहाड़ी पर चले गए अपने पशुओं को वापस लाना था, लेकिन जब वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि लालटेन का प्रकाश तो मुश्किल से 1 मीटर अंधेरे को ही हटा पा रहा है। वह रुक गया, सोचने लगा कि पहाड़ी तो कम से कम यहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। इस स्थिति में लालटेन लेकर उतनी लंबी दूरी तय करना, ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है लगता है। वो सोचते हुए असमंजस में खड़ा था। पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति छोटा सा दिया लेकर उसी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। किसान ने बुजुर्ग को अपनी चिंता बताई। बुजुर्ग बहुत जोर से हंसे और बोले कि पागल, पहले 1 मीटर तो चल और तू पाएगा कि फिर 1 मीटर आगे दिखाई पड़ने लगेगा और तू ऐसे ही पहाड़ी या पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। वह किसान चल पड़ा और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जीवन भी ऐसा ही है। इस यात्रा में बैठना नहीं है, बस चलना है। चल पड़ो, जो चल पड़ता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। मैं एक बार पुनः आप सभी को इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ने की और तमाम सफलताएं प्राप्त करने की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैंने उपराष्ट्रपति जी की बात आपको बताई है, आगे उनका कार्यक्रम जरूर होगा यहाँ। मैं फिर से आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।